गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोग एक अनबैलेंस्ड पावर सिस्टम को एक बैलेंस्ड पावर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक बैलेंस्ड पावर सिस्टम का एनालिसिस करना ईजी होता है इन कंपैरिजन टू एक अनबैलेंस्ड पावर सिस्टम। ओके, सो अब एनालिसिस में हम कौन सी एनालिसिस करेंगे? इस यूनिट में हम लोग फॉल्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉल्ट एनालिसिस क्यों करते हैं? फॉल्ट एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ फॉल्ट मेरे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि सर्किट ब्रेकर, रिलेज, इन सब की मैं क्वांटिटी क्या चूज़ करूं, इन सब की रेटिंग क्या होनी चाहिए जिससे कि मैं अपने बाकी सिस्टम को, जो बाकी का पावर सिस्टम नेटवर्क है, उसे बचा सकूं फॉल्टी कंडीशन में। ओके, होता क्या है कि हर एक पॉइंट पे मतलब ट्रांसमिशन लाइन में या फिर आपके जनरेटर, ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम लोगों सर्किट ब्रेकर या रिलेज लगाते हैं। तो अगर कहीं भी फॉल्टी सिचुएशन होती है तो हमारा एम ये रहता है कि हम बहुत कम एरिया को इफेक्ट होने दें, पावर सिस्टम नेटवर्क के बहुत कम एरिया को इफेक्ट होने दें फॉल्ट की कंडीशन में, बाकी एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट कर दें। तो जब भी कोई फॉल्ट की सिचुएशन होती है तो मेरा सर्किट ब्रेकर या फिर रिले उस सर्किट को आइसोलेट कर देते हैं, वो सर्किट जिसमें फॉल्ट हुआ है उसको आइसोलेट कर देते हैं बाकी के सर्किट से। तो बाकी का मेरा पावर सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है, बस वो वाला पोर्शन जो होता है जहाँ फॉल्ट हुआ होता है वो मेरा इन ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है और उसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेरे सर्किट ब्रेकर या फिर रिलेज हैं उनकी वोल्टेज और करंट रेटिंग उस हिसाब से मैं चूज़ करूँ कि वो एक फॉल्टी कंडीशन में ऑपरेट कर सकें। ठीक है, ताकि मेरा पावर सिस्टम नेटवर्क और बहुत जो महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं आपके पावर सिस्टम में उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब कि एक ऐसा फॉल्ट जिसमें मेरा अनबैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो सिमेट्रिकल ही है। ओके, तो देखते हैं इसका पर्पस और नीड। जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉपर चॉइस ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड प्रोटेक्टिव रिलेइंग, वी मस्ट एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट वुड फ्लो अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव रिलेइंग और सर्किट ब्रेकर के प्रॉपर चॉइस के लिए हम लोग फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। प्रॉपर चॉइस में यहाँ आएगा रेटिंग ऑफ करंट एंड रेटिंग ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब कुछ ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उनको कंसीडर करेंगे हम। एट द टाइम ऑफ फॉल्ट जो होती हैं उस टाइम पे हम लोग लोड्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लोड्स आर नेग्लेक्टेड सिंस वोल्टेज डिप्स वेरी लो सो दैट द करंट ड्रॉन बाय लोड्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू फॉल्ट करंट। होता क्या है, जब भी कोई फॉल्ट होती है तो उस टाइम पे हैवी अमाउंट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करती हैं इन कंपैरिजन टू जो मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में करंट फ्लो करती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोड्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि लोड्स के पास जो वोल्टेज होता है वो बहुत लो हो जाता है। ठीक है, तो जो भी करंट वो लोड मेरा करंट ड्रॉ करेगा वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू फॉल्ट करंट। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फॉल्ट करंट को कंसीडर करते हैं और लोड जो करंट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो करंट ले रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। Next, synchronous generator reactance of the machine changes in the first few cycles from a low subtransient reactance to a higher transient value, finally sitting at a still higher synchronous value. Actually होता क्या है, जो मेरा सिंक्रोनस जनरेटर है जो ऑपरेट करता है वो फॉल्टी कंडीशन जब ऑकर करती है तो उसमें डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग्स होती है, डैम्पर वाइंडिंग्स, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर रिएक्शन वाइंडिंग। जो भी वाइंडिंग्स होती हैं उनका जो टाइम कांस्टेंट होता है उन वाइंडिंग्स का वो अलाउ नहीं करता कि सारा रिएक्टेंस एट द सेम टाइम प्रेजेंट रहे। ठीक है, वो जो रिएक्टेंस होता है डैम्पिंग रिएक्टेंस या फील्ड रिएक्टेंस वो धीरे धीरे कट डाउन होता जाता है जैसे मेरा टाइम प्रोसेस करता है फॉल्ट कंडीशन में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरे जो रिएक्टेंस की वैल्यू होती है, सिंक्रोनस जनरेटर की रिएक्टेंस की वैल्यू वो भी धीरे धीरे चेंज होती जाती है एज द टाइम पासेस। ठीक है, तो अब पावर सिस्टम ऑपरेटिंग कंडीशन की के टर्म्स में हम टाइम पासेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम साइकिल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। साइकिल्स मतलब मेरी 50 हर्ट्ज़ की साइकिल्स में। तो ऐसा हो सकता है कि जब फॉल्ट हुआ हो तो फर्स्ट फ्यू साइकिल्स में मतलब 1 to 2 साइकिल में मेरा ट्रांजिएंट जो रिएक्टेंस होगा वो कुछ और होगा क्योंकि उस टाइम पे जो वाइंडिंग्स होगी सिंक्रोनस जनरेटर की
वो मान लो कि डैम्पिंग भी वर्क कर रही है, फील्ड भी वर्क कर रही है, आर्मेचर भी वर्क कर रही है। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, फ्रॉम साइकिल 3 to 4 मान लो मेरी डैम्पिंग वाइंडिंग का काम खत्म हो गया, या फिर आर्मेचर रिएक्शन का काम खत्म हो गया, जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट था फॉल्ट की वजह से वो खत्म हो गया। तो उस टाइम पे मेरी जो अदर वाइंडिंग्स है सिर्फ वही फॉलो करेंगी, सिर्फ वही आप कह सकते हो कि एडिशन होगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस में। ठीक है, तो ऐसे ही जो मेरा सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो चेंज होता रहता है फॉल्ट की कंडीशन में। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनली सेटलिंग डाउन टू वैल्यू that is due to the field winding. Okay, अब देखते हैं ट्रांजिएंट्स ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन। एक ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांजिएंट्स हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट से हमें क्या मिलेगा, ट्रांजिएंट कंसीडर करने से हमें मिलेगा कि जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो करती है ना फॉल्ट की कंडीशन में वो। ओके, ये एक पावर सिस्टम नेटवर्क है मेरा, ये मैंने कंसीडर किया है। ओके, इसमें ये वोल्टेज है V इज इक्वल टू √2 V साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये क्या है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ओके, ये फ्लो ये वोल्टेज है, ये कनेक्टेड है RL क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, और यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हैपन हुआ है। ठीक है, तो ये जो R और L है इसको हम लोग लम्प पैरामीटर्स में मान लेंगे, लम्प रेजिस्टेंस और लम्प इंडक्टेंस टिल द पॉइंट जहाँ पे मेरा फॉल्ट ऑकर हुआ है। ओके, अब देखते हैं करंट आफ्टर शॉर्ट सर्किट। इसमें दो टाइप की करंट फ्लो करेगी, एक स्टडी स्टेट करंट और एक ट्रांजिएंट करंट। स्टडी स्टेट करंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टडी स्टेट करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम लोग वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दें इम्पिडेंस से, जो टोटल इम्पिडेंस है वहाँ तक। ओके, तो जो भी वोल्टेज थी √2 VM साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, उसको मैंने डिवाइड कर दिया Z से। Z के पास Z एट एन एंगल ऑफ थीटा, लेकिन ये जो थीटा एंगल है ये ऊपर गया तो ये माइनस थीटा हो गया। ओके, और Z की वैल्यू है √R² प्लस ओमेगा L² एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ओमेगा L/R। ठीक है, ये मेरी स्टडी स्टेट करंट है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट कौन सी करंट होती है, जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। ठीक है, तो वो करंट कौन सी है, IS0 e⁻⁻R/L × t। ये एक एक्सपोनेंशियली डीकेइंग करंट है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली डीकेइंग करंट की वैल्यू हम लोग कैसे सेट करेंगे, √2 V/Z साइन थीटा माइनस अल्फा e⁻⁻R/L × t। ठीक है, ये R/L क्या होता है, ये टाइम कांस्टेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि मेरी जो ट्रांजिएंट करंट है वो कब तक रहेगी मेरी टोटल करंट में, जो फॉल्ट करंट होगी। ठीक है, तो मेरी जो भी टोटल करंट है वो आ गई, इन दोनों का समीशन, स्टडी स्टेट करंट प्लस ट्रांजिएंट करंट। ओके, अब अगर इसको मैं ग्राफिकली शो करना चाहूँ तो ये मेरी स्टडी स्टेट करंट है, जो मेरी साइनोसॉइडल है, ये हमेशा ही साइनोसॉइडल रहेगी। ठीक है, जो मेरी एक्स्ट्रा करंट है जो ट्रांजिएंट की वजह से आई है वो है ये करंट जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो रही है। वो हम लोगों ने जब एडिशन किया है, इसको आप लोग इसके मैग्नीट्यूड से देख सकते हैं, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के मैग्नीट्यूड से देख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड कैसे आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है, और फाइनली ये एक सेटल होगा एक पर्टिकुलर बैंड में, जो मेरा स्टडी स्टेट का बैंड होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये जो भी मेरी करंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये होगी मेरी सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी मुझे चाहिए। ठीक है, जो मैं सेलेक्ट करूँगी सर्किट ब्रेकर के लिए वो करंट, तो जो मैक्सिमम करंट होगी 2√2 V/Z। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इन सारी वैल्यूज़ को 1 ले लिया, ये जो भी एंगल की टर्म्स है, ये मैक्सिमम साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी 1। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा 2√2 V/Z। तो जो मेरी मैक्सिमम करंट जो ब्रेक करनी है सर्किट ब्रेकर को वो होगी 2√2 V/Z। ये है मैक्सिमम करंट, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना सेलेक्शन करूँगी सर्किट ब्रेकर का। ओके, ठीक है, अब हमने करंट देख ली। ठीक है, ये करंट कैसे निकाली हमने। अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो डिफरेंटली एक्ट करती है। ठीक है, टाइम के साथ मेरा उसका जो रिएक्टर होता है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वो कैसे होता है। ओके, First, in the event of short circuit, the symmetrical short circuit current is limited only by the leakage reactance of the machine. Okay.
Since the air gap flux cannot change instantly, to counter the demagnetization of the armature, short circuit current appears in the field winding and the damper winding in the direction to help the main flux. तो ये क्या कह रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें जो करंट इस शॉर्ट सर्किट को अपोज करेगी वो होगी लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, जो रिएक्टेंस होगी वो होगी लीकेज रिएक्टेंस. अब सिंस जो एयर गैप का फ्लक्स है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता, वो ओरिजिनली तो मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर का है ना. तो टू काउंटर द डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आर्मेचर, शॉर्ट सर्किट करंट अपीयर्स इन द फील्ड वाइंडिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग. ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जो करंट होगी वो अपीयर होगी फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग में इन द डायरेक्शन टू हेल्प मेन फ्लक्स. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा एक लीकेज करंट है जो फ्लो कर रहा है सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, और जो ये मेरे तीनों जो बाकी के जो रिएक्टेंसेस हैं, डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ये तीनों पैरेलली काउंटरएक्ट करेंगे जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है. ठीक है, तो ये होगा डायरेक्ट एक्सिस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. ओके, ये जो रिएक्टेंस है ये डायरेक्ट एक्सिस का सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है. नेक्स्ट, द टाइम कांस्टेंट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इज मच लेस देन दैट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, हेंस डैम्पर वाइंडिंग करंट डाइज आउट. डैम्पर वाइंडिंग का जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत कम है. ठीक है, तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस है ये थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम मतलब थोड़े साइकिल बाद ये डाई आउट हो जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या बचेगा, उस कंडीशन में सिर्फ मेरा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग बचेगी. तो टोटल जो रिएक्टेंस होगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस वो क्या हो गया, लीकेज रिएक्टेंस प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन. इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस ट्रांजिएंट रिएक्टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आएगा, उसमें मेरी सारी जो भी फील्ड वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है वो एक्ट करेंगी. तो उस कंडीशन में जो मेरा सिंक्रोनस जनरेटर का रिएक्टेंस होगा वो होगा लीकेज रिएक्टेंस प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री. नेक्स्ट पे मेरे टाइम कांस्टेंट, डैम्पर वाइंडिंग की टाइम कांस्टेंट की वजह से वो रिएक्टेंस डाई आउट हो जाएगा. जो बचेगा वो बचेगा फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग का रिएक्टेंस. उस कंडीशन में मेरा डायरेक्ट एक्सिस, उस कंडीशन में मेरा जो रिएक्टेंस होगा सिंक्रोनस जनरेटर का वो होगा लीकेज रिएक्टेंस प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मेरा स्टडी स्टेट कंडीशन में. स्टडी स्टेट कंडीशन में जो मेरी फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा वो भी डाई आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आर्मेचर रिएक्टेंस. तो उस कंडीशन में जो मेरा टोटल सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा वो होगा लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस. अब आपने तीनों कंडीशन देख ली, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा स्टडी स्टेट कंडीशन में वो ज़्यादा होगा ट्रांजिएंट से, और वो ट्रांजिएंट ज़्यादा होगा सब ट्रांजिएंट से, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तो पैरेलल जितना भी हम चीज़ों को पैरेलल करते जाएंगे वो वैल्यू उतनी ही लेस होती जाती है. ठीक है, तो इसीलिए जो भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा. उसके बाद ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आएगा क्योंकि उसमें फील्ड वाइंडिंग, उसमें हमने डैम्पर वाइंडिंग को नेग्लेक्ट किया है. उसके ऊपर सब ट्रांजिएंट आएगा क्योंकि उसमें हमने तीनों वाइंडिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन को लिया है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो मिनिमल होगी. ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन का. ठीक है, अब इसमें हमने कंसीडर किया है शॉर्ट सर्किट ऑफ अ लोडेड सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, लोडेड सिंक्रोनस मशीन. तो सबसे पहले तो सिंक्रोनस जनरेटर का हम लोगों ने सिंगल लाइन डायग्राम ले लिया. उसमें है ई जी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जे एक्स टी आई नॉट. ये सब ट्रांजिएंट कंडीशन है. ओके, सब ट्रांजिएंट कंडीशन अगर जब होगी तो सिर्फ ये जो मेरा एक्स डी है, जो टोटल सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो चेंज हो जाएगा. लाइकवाइज मेरे ट्रांजिएंट कंडीशन में भी और मेरे स्टडी स्टेट कंडीशन में भी. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने तीनों कंडीशन में इनकी ये जो सर्किट डायग्राम है वो बना लिया है. ठीक है, तीनों कंडीशन मतलब सब ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट कंडीशन में. ई जी डबल डैश क्या है, ई जी डबल डैश है सिंक्रोनस जनरेटर का EMF दैट इज इक्वल टू वी नॉट जो टर्मिनल का वोल्टेज है प्लस जे टाइम्स एक्स डी इंटू आई नॉट जो भी करंट फ्लो कर रही है, प्री फॉल्ट करंट. ओके, सिंक्रोनस मोटर के केस में क्या हो जाएगा, लोडेड
कंडीशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक सिंक्रोनस मोटर लिया है। लोडेड का मतलब कि मेरे लोड साइड पे कुछ है, ओके। तो कुछ की जगह हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर लिया है। तो इसकी इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जे आई इंटू एक्स टी। माइनस क्यों आया? क्योंकि करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, ओके। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम से जो भी एनालिसिस करनी है, जो हम लोग करंट निकालेंगे, वो सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस जनरेटर एंड अ सिंक्रोनस मोटर ईच रेटेड 25 MVA 11 kV हैविंग 15% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आर कनेक्टेड थ्रू ट्रांसफार्मर एंड अ लाइन एज शोन इन द फिगर। ये क्या कह रहा है? एक जनरेटर है और एक मोटर है। ये दोनों की रेटिंग 25 MVA 11 kV और 15% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है। ये कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर के थ्रू, दो ट्रांसफार्मर है। द ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड 25 MVA 11/66 kV एंड 66/11 kV विद लीकेज रिएक्टेंसेज ऑफ 10% ईच। ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई है। 25 MVA दोनों का MVA है और ये 11/66 है T1 और T2 है 66/11। तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना हुआ? ट्रांसमिशन लाइन किस वोल्टेज पे है? ट्रांसमिशन लाइन है 66 kV के वोल्टेज पे, ओके। और इन दोनों का लीकेज रिएक्टेंस है 10% ईच, परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज में हम लोग पर यूनिट कितना हो गया? 0.1, ठीक है। द लाइन हैज़ अ रिएक्टेंस ऑफ 10% ऑन अ बेस ऑफ 25 MVA एंड 66 kV, ठीक है। द मोटर इज ड्राइंग 15 मेगावाट, मोटर की रेटिंग दी है, मोटर इज ड्राइंग 15 मेगावाट एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग एंड अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 10.6 kV। When a symmetrical 3-phase fault occur at the motor terminal, मोटर का जो टर्मिनल है वहाँ पे जब एक सिमेट्रिकल 3-phase फॉल्ट ऑकर करता है, उस कंडीशन में फाइंड द सब ट्रांजिएंट करंट इन द जनरेटर, मोटर एंड द फॉल्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में मुझे सब ट्रांजिएंट करंट फाइंड आउट करनी है। सब ट्रांजिएंट करंट मतलब जो मेरा ऊपर यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ये एक्स की, ये सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। इसी वैल्यू को कंसीडर करके मुझे करंट फाइंड आउट करनी है, जनरेटर की, मोटर की और टोटल करंट। टोटल करंट क्या कौन सी होगी? टोटल करंट ही हमारी फॉल्ट करंट होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हम लोगों ने MVA बेस लिया 25 MVA, ठीक है। प्री फॉल्ट वोल्टेज निकाला। प्री फॉल्ट वोल्टेज कितना हो गया? प्री फॉल्ट वोल्टेज हम लोग निकालेंगे मोटर के टर्मिनल पे, ठीक है। 10.6/11 पर यूनिट में निकाल रहे हैं हम। एक्चुअल डिवाइडेड बाई बेस, बेस मैंने 11 ले लिया है। बेस 11 मैंने क्यों लिया है? बेस 11 लेने का एकमात्र कारण है ये T2 का वोल्टेज, ठीक है। मैंने T2 मैंने आज सुबह भी आप लोगों को बताया था, मतलब कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पर यूनिट वाली, कि जो भी ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेजेस होते हैं हम उनको बेस लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर T2 का सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है 11 kV, जहाँ पे मोटर कनेक्टेड है। तो मैं मोटर के लिए जो kV बेस लूँगी वो 11 kV का बेस लूँगी, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैंने प्री फॉल्ट वोल्टेज निकाल दिया 10.6/11। ये आ गया मेरा वोल्टेज। लोड कितना है? लोड मतलब मोटर का लोड कितना है? 15 मेगावाट एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, ठीक है। तो मैंने लोड में S निकाला, S बेस निकाला 15 एक्चुअल डिवाइडेड बाई जो बेस MVA लिया है 25 MVA, तो वो 0.8 पर यूनिट आया और 0.8 एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। अब मैं क्या निकालूंगी? प्री फॉल्ट करंट। ये आप लोग प्री फॉल्ट से कंफ्यूज नहीं होइए। प्री फॉल्ट करंट और प्री फॉल्ट वोल्टेज का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, इस सर्किट डायग्राम से आया है, ठीक है। ये प्री फॉल्ट वोल्टेज है, फॉल्ट से पहले की वोल्टेज और फॉल्ट से पहले की करंट, ठीक है। ये हम लोग निकाल रहे हैं अभी, ओके।